गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। बिना देरी किए आज चालू करते हैं। आज आपको आवाज़ भी सही से आ रही होगी और अपना लोग, क्योंकि आवाज़ सही है, क्योंकि मतलब बुलंद चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए 17वां चैप्टर चालू होने वाला है। 17/22 कर दीजिए लगभग। हमारे पास 3 दो 5 चैप्टर बाकी है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम आज अपना लोग करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहता नहीं हूँ, पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सही जा रही है और फिर क्या कह रहे हैं, ये स्क्रीन सही दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ये जो है ना पढ़ाना चालू किया था, बट थोड़ा सा कुछ ग्लिच आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। हालांकि वो वीडियो ज़्यादा देर की तो नहीं थी, आधे घंटे की बस मेहनत गायब हुई है। कोई नहीं, चलता है ये पार्ट ऑफ जर्नी होती है। सीख लेते हैं धीरे धीरे, फिर समझ लेते हैं। ये रंग सही है ना, चलो ये इससे पढ़ते हैं। अब देखिए जुडिशल हमारा बना कैसे। सबसे पहले कब से हमारा बात हुआ, तो बात चालू होता है 1773 ईस्वी में। कब, क्यों? उससे पहले आपको पता है 1600 ईस्वी से ही अंग्रेज हमारे पास, हाँ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, कंपनी के तौर पे आया था। हम पूरा का पूरा इंग्लैंड देश नहीं कह सकते हैं। एक कंपनी हम पे शासन करने के लिए आया था, जो कि इंग्लैंड से था। तो शासन करने तो नहीं, व्यापार करने आया था और बाद में वो शासक बना। तो जैसे कि उसका शासन चलने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा शासन, तो जहाँ यहाँ से व्यापार करके जब ज़्यादा लोग जाते थे, काफ़ी मुनाफा होता था, तो इंग्लैंड सरकार को भी काफ़ी नज़र थी, या फिर कह सकते हैं उसको इनसिक्योरिटी फील होने लगा था कि भाई इसका मतलब जो कंपनी का सदस्य है कितना ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और हो सकता है स्टेट को चैलेंज करने लगे। तो फिर और ये सब मामला था, और मामला कुछ और भी था, जैसे एट्रोसिटीज़ का मामला भी था। हालांकि वो तो बहुत कम, छोटा मामला तौर पे गिना जाता था एट्रोसिटीज़ को। यहाँ से जो भी एट्रोसिटीज़ था तो कवर होता था, न्यूज़ बनती थी। उस टाइम पे क्या ही न्यूज़ बनेगी। तो ये सब मामला था। मेन बात पैसे की थी, पैसे जो इतने जा रहे थे यहाँ से, उस पे नज़र थी ब्रिटिश सरकार को। तो उसने रेगुलेट करना चाहा इस कंपनी को। कंपनी के रेगुलेट करने से मतलब है देश को रेगुलेट करना और यहाँ पे पैसे के संसाधन को खुद के पास रखना। मेन मुद्दा यही था। हालांकि रेगुलेटिंग कहते हैं इसको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चालू होता है और इसमें क्या होता है, एस्टेब्लिश करता है ये सुप्रीम कोर्ट को। बहुत सारा चीज़ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें, सारा एक्ट्स और सब कुछ मैंने पढ़ाया है, पूरी ट्रिक के साथ पढ़ाया है। और जो कि समय ऐसा याद रहेगा आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया उसमें। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बताया है। और इसमें बहुत चीज़ें आती है। एक सुप्रीम कोर्ट का मामला हम यहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर यहाँ पे जो है ये स्थापित होता है कोलकाता में 1774 में। बाद में बाकी दो और प्रेसिडेंसी, जो तीन प्रेसिडेंसी मेन था, मद्रास में 1800 और बम्बई में 1823 ईस्वी में। सबसे पहले कोलकाता 1774 याद रखेंगे, और उसके बाद कहाँ जाता है, मद्रास जाता है, ये वाला कोना, फिर आता है ये वाला कोना। ऐसे करके याद रखिए, याद रह जाएगा। पहले ये कोना फिर ये कोना जाएंगे। ऐसे करके तीर मारना है। और इसमें क्या होता है, पहले 1874, फिर 1800 यहाँ पे, और 23 साल बाद यहाँ पे। ऐसे याद रखिए। और किंग जॉर्ज तृतीय जो थे यहाँ के राजा थे उस टाइम। इंडियन हाई कोर्ट कमीशन होता है, मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बन गया था, एक ही कोर्ट था जो कि पूरा प्रेसिडेंसी के लिए एक ही कोर्ट लाता था। बाद में हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 ईस्वी में, और फिर इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया, जो तीन जगह था, मुंबई, मद्रास और ये फिर सदर अस्पताल जो था, ये सबको, तीनों को एबॉलिश करके बाकी जो बना दिया गया, एक बोल दिया कि हाई कोर्ट होगा हर एक प्रेसिडेंसी में, और प्रोविंस में, हर एक प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होगा जुडिशियल का, वो देखेगा मामला। जब तक कि ये कब तक था, ये कब तक चला, जब तक कि फेडरल कोर्ट का स्थापना नहीं हो गया। इंडिया ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तब तक ये चीज़ें प्रोविंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉडी हाई कोर्ट ही था। बाद में क्या होता है, ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के मामले में भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे। तो हाई कोर्ट को जो कहता है कि एक आप लोग जानते हैं सेवन्थ अमेंडमेंट होता है 1956 ईस्वी में। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हाई कोर्ट को बोल जाता है कि आप दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा राज्य के आपका अधिकार क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि अगर हम मुंबई को देखें तो दादर द्वीप नगर हवेली ये सब का मामला मुंबई का हाई कोर्ट देखता है। अगर हम यहाँ पे केरला हाई कोर्ट को देखें तो केरला हाई कोर्ट क्या देखता है, लक्षद्वीप को देखता है। उसी तरह अगर हम कोलकाता को देखें, कोलकाता हाई कोर्ट क्या देखता है, इसको देखता है, क्या नाम है नीचे वाला, अंडमान निकोबार को देखता है। और इसी तरह असम का हाई कोर्ट हो गया, असम का हाई कोर्ट किसको देखता है, मणिपुर का मामला आ जाता है इसमें, नागालैंड ये सब का मामला आ जाता है। तो ये फिजिबल भी नहीं है कि हर स्टेट में नया होना चाहिए। जैसे कि देख लो आप, हर स्टेट में आप दोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। गोवा का मामला कहाँ जाता है ये बताना आपको, कर्नाटक में जाएगा या फिर महाराष्ट्र में जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का ये मतलब होता है कि एक बड़ा सा
इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि समाहित होना। सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आते हैं बहुत सारा, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, ये सब ऐसे करके मामला है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका मतलब ये भी है कि जो है हम फैसला अगर सबसे ऊपर वाला कोर्ट दे तो सब कोर्ट को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक अलग कोर्ट अपना अलग का मामला चलेगा, अलग स्टेट का अलग मामला चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सेंटर और स्टेट का जो है, इंडिया हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। सेंटर एंड स्टेट हैज़ एनफोर्स बाय द सेम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ये टॉप पे रहता है, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट उसका जो है फॉलो करता है, फॉलोअर होता है। और हाई कोर्ट का मामला बोले तो हाई कोर्ट जो हाईएस्ट बॉडी होता है स्टेट का, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता है। 1862 में 1861 का एक्ट से हाई कोर्ट का आया था, और 1862 में ये तीनों प्रेसिडेंसी में बन गया था, 61 के एक्ट से 62 में। और बाद में 86 में जो है 1886 में इलाहाबाद में बना। फिर नेक्स्ट देखेंगे अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। और फिर यहाँ देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है। ईच हाई कोर्ट ओवरसी हायरकी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब ये जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो हायरकी होता है, हाई कोर्ट के नीचे होती है, ये काम करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो है बहुत सारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, और फिर और सब आता है, लोक अदालत, ये सब। फिर एक बार देख देते हैं ये जुडिशियल सिस्टम कैसे, मतलब कि ये जो है कॉलेजियम सिस्टम के अब तभी तो पढ़ाए थे, वो देखते दिखा देते हैं। ये देखिए कॉलेजियम सिस्टम का कैसे आया। पहले तो पहला जज केस 1982 में आता है, दूसरा जज केस आता है 1993 में, क्या होता है बताते हैं अभी। चौथा जज तीसरा जज केस आता है, तीसरा जज केस 1998 में आता है, और पांचवा जज केस जो है तीसरा जज केस 2015 में, एक ना 15 में आता है। ये चौथा जज केस था। पहला जज केस में था कि सुप्रीम कोर्ट मान लिया था कि देखो संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसका, बस एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको नीचे टाइमिंग दिख रहा है ना। जब भी सुप्रीम कोर्ट में जो है जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है सलाह लेगा सीजेआई से, तब उसको नियुक्त करेगा। पहला जज केस में तो ये बोला कि जब ये सलाह ले रहे हैं आप, तो ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, ऐसा नहीं है बाइंडिंग वाइंडिंग कुछ नहीं होता है, बस एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। चीज़ों मतलब कि हमसे पूछ लिया, अच्छी बात है, और ये फिर जो है एक वर्ड यूज करता है यहाँ पे पहला जज केस में। ये था कंसल्टेशन डज नॉट मीन कनकरेंस। कनकरेंस का ये मतलब होता है कि कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं होता है जो हम कंसल्ट किए हैं वो कनकरेंस करे, वो उसी फॉलो में लागू हो। समझ रहे होंगे बात। तो मतलब यहाँ खुद सीजेआई अपने आप को नीचे रखा था फर्स्ट जज केस में अपॉइंटमेंट के मामले में। लेकिन दूसरा जज केस में क्या हुआ, 1993 ईस्वी में जब दूसरा जज केस के में बोला कि नहीं, ये जो है कनकरेंस का ये मतलब नहीं होता है। अब करके खुद ही अपना जो है ओवर राइट कर लिया अपना डिसीजन को, बोला अब जो आपको डिसीजन देंगे ना, जो सजेशन देंगे, डिसीजन तो नहीं सजेशन देंगे, वो बाइंडिंग होगा आपसे, और हम जो सजेशन देंगे ना वो और दो जज से हम पूछ के देंगे सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो फिर 1998 आता है, 98 में बोलता है हम जो बोले थे ना वो बाइंडिंग वाला बात, वो चालू रहेगा, वो अभी भी लागू है। लेकिन अब जो हम जो दो जज से पूछते थे, अब हम चार जज से पूछ के देंगे। 98 याद रखिएगा, 93, 98, 82। और 2015 में क्या होता है, मोदी सरकार आते हैं 2014 में, नीचे लिखा है ना, मोदी सरकार 2014 में आता है, और उसने सबसे पहले जज पे मतलब कि जज के अपॉइंटमेंट पे, सबसे पहले तो नहीं शायद कुछ और, मतलब कि उसके मामले में पहला ही शायद उसका संविधान संशोधन था जो उसने करना चाहा था। शायद ये रिसर्च का मामला देखना पड़ेगा मुझे कि पहला था या कि कुछ और था। 2014 में बात आता है, और ये 2014 का बात क्या था, 2014 में क्या था, 99। थोड़ा सा आवाज आपको जाएगा, बाहर में कुछ शायद रजाई रजाई तो नहीं, कुछ और कर रहा है वो, कोई मशीन वाला आया है, कुछ कर रहा है वो, गेट खोल के देखना होगा। कोई नहीं, आवाज अगर ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा तो बताइएगा। तो 99 जज केस हुआ था, सॉरी क्या दिमाग इधर उधर चले जाता है। तो 99th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और ये पास भी हुआ था, प्रेसिडेंट का साइन होके कानून भी बना था। लेकिन ये केस चले गया कौन किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि ऐसा हो सकता है कि, और इसमें मामला क्या था पहले ये सुनिए। इसने एनजेक बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें खुद को रखा, वो पीएम रखा, एक शायद कैबिनेट मिनिस्टर था, अपोजिशन पार्टी मेंबर था, और एक सीजीआई खुद था। तो इस चीज को ना सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो है जुडिशरी पे एक तरह से कर्व करने का कोशिश किया गया, और इसने इसको हटा दिया, और 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जिससे क्या हुआ, जिससे और फिर
फिर क्या किया उसने, कॉलेजियम सिस्टम जो पहले चल रहा था 1999 वाला, 4 जज से पूछ के चलेगा, उसको फिर ये रीस्टोर कर दिया कि ये चलेगा, और तुम जो लाए हो वो गलत है। ठीक हो गया ये कुछ और है जो बाद में आपको बताएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। मेरे छोड़ने से मतलब ये था। तो आपने समझ लिया जो पहला जज केस, दूसरा जज केस, तीसरा जज केस, वही चीज़ लिखा गया है। ज़्यादा आपको घुसना नहीं है इन सब चीज़ों में। फोर्थ जज केस क्या था, 2015 का बताया आपको, वही चीज़ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकल करके दिया। प्रेजेंट सिनारियो क्या है, वही है। अपॉइंटमेंट जो होता है, पहले ये इनिशिएट चालू होता है कहाँ से, सीजीआई जो इनिशिएट करता है प्रोसेस अपॉन वैकेंसी के माध्यम से। सीजीआई बोलता है इतना वैकेंसी हुआ है, तो फिर कॉलेजियम का रिकमेंडेशन लेता है 4 जज वाला, और फिर उसको क्या करता है, फिर कहाँ से कंसल्टेशन लेता है, जहाँ है, जहाँ जज को वो ट्रांसफर करना चाहता है या फिर जहाँ अपॉइंट करना चाहता है उसके हाईकोर्ट से वो परमिशन लेगा, उस राज्य के गवर्नर से लेगा, और फिर क्या कहते हैं, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, बाइंडिंग है ये सब चीजें। तुम पूछ रहे हो तो सब इसका जो है ना, बाइंडिंग ना करना, नॉन बाइंडिंग होता है। फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेगा, और सेरेमनी द्वारा, स्वेरिंग सेरेमनी जैसा कि बोलते हैं, उससे जो है चीजें उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं, कुछ खास आर्टिकल देखेंगे, कुछ खास बातें देखेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे पहले आपको ये हम आर्टिकल के द्वारा पहले समझा दें तो ये सही रहेगा ना। मिटा दिए क्या हम? देखिए 124 से आर्टिकल चालू होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें अपॉइंटमेंट दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन सब दिया गया, बहुत चीज़ें दिया गया है 124 में। 125 में सैलरी दिया गया है, 126 में एक्टिंग दिया गया है। 25 125 याद रखिए, 5 रुपया, मतलब 5 लाख रुपया ऐसे मिलता है, याद रखा है ऐसे करके। 126 में क्या होता है, एक्टिंग होता है, 26 रुपया कटेंगे तेरे एक्टिंग के। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस इसमें अपॉइंट किया जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, जब सीजीआई जो है वो जब सीजीआई जो है वो नहीं रहते हैं कहाँ पे, एब्सेंट रहता है, या कोई का मामला में वो वैकेंट रहता है सीट, तो वो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस, और बोलता है कि आप तत्काल के लिए चीफ जस्टिस हो। 127 में क्या कहता है, एडहॉक जज कहता है, जब आप कोटा नहीं पूरा हो रहा है कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई मामले में, और जब तक आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, जब तक कोटा पूरा नहीं होता है तब तक जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता आगे का। तो फंक्शन अगर नहीं पूरा हो रहा तो कोटा के लिए एक्टिंग एडहॉक जज नियुक्त किया जाता है दूसरे कोर्ट से, हाई कोर्ट से। 128 में है सीजीआई, मतलब कि 128 में ये है कि अगर कोई केस में फंस गया है सीजीआई, या फिर कोई केस जो कि रिलेटेड है पुराना मामला से, तो पुराने जज को, जो कि रिटायर्ड जज है, उसको बुलाया जा सकता है उस केस के खास के मामले में। 129 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। रिकॉर्ड क्या है, हर एक कोमा, हर एक बिंदु जो कोर्ट में बोला जा रहा है, हर एक चीज रिकॉर्ड में आता है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। और 226 में क्या होता है, 129 रहता है ना, 226 में हाई कोर्ट का यही प्रोविजन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में क्या होता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत कोई बयान दिया, मिसलीड कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट, मिसलीड तो उसको नहीं करेंगे, मिसलीड दूसरे को कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आपको धर लिए जाएंगे। 130 में क्या होता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हालांकि अभी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और अगर चाहे, कौन चाहे, सीजीआई अगर चाहे तो इस चीज़ को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है, अपना बेंच को कहीं और भी ले जा सकता है। 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। हम बोल रहे हैं, बोलने पे ध्यान दीजिए, हालांकि पता है हमको राइटिंग मेरे बहुत गंदा है, हालांकि गंदा है नहीं, बस गंदा लिखते हैं। तो 131 में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि स्टेट से विवाद, यहाँ लिख दिया है ना, स्टेट का स्टेट से जब कोई विवाद हो, सेंटर का कोई स्टेट से विवाद हो, या सेंटर का दो चार स्टेट्स के मिला के विवाद हो, ये सब मामला कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल मामला होता है, डील नहीं होता है यहाँ पे। नदी का मामला है, जैसे पानी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, पानी का बंटवारा कैसे होगा, ये सब मामला यहाँ डील नहीं होता। फिर आता है 132, 131 हो गया। 132, 133, 134, 135, ये चीज को आप ना अपीलिएट अधिकार से मान कीजिएगा, आपको फिर से हम बता देते हैं। 131 था, 132, 133, 134, 135, ये क्या है, ये अपीलिएट अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये अपीलिएट अधिकार दिया गया जिसमें कि इसमें जो है ये सिविल मामला है, सिविल मामले में अगर कोई अपील करना है तो यहाँ पे जाइए। फिर क्रिमिनल मामला है तो यहाँ पे जाइए 134 में, यहाँ भी अपीलिएट का मामला दिया गया। 133 कैसे याद रखेगा, सिविल है, आदमी सिविल है भाई, समान आदमी है, तीन तीन, सिविल का मतलब सभ्य होता है, ज़्यादा उलट फेर नहीं करता है। मतलब कि ऐसे करके याद रख सकते हो।
ऑफ जीवन और ऑन जीवन, मतलब कि ऑन के कैमरा ऑफ कैमरा जो है समान रहता है। तो सिविल आदमी है ये 3-4 हो जाता है भाई। ऑन कैमरा तो ये, ऑफ कैमरा 3 रहता है, कैमरा आते ही 4 हो जाता है। तो ये क्रिमिनल आदमी है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक है बस, निमोनिक्स याद रख दिया। 33-34 हो गया ना। और एक तो, हाँ एक तो था 136, 132 भी था ना। 132 ने बताया आपको। यहाँ पे याद रखिए 2 वर्ड है ना, 2 लिखांती में, तो 2 वर्ड भी आपको याद रखना है। कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस क्या होता है? कंप्लीट जस्टिस ये होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई मामला को उठा लेगा, जैसे सौ मोटो केस कहते हैं। खुद से कोई मामला जो पब्लिक डीलिंग का है और काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है, और देख रहा है कि पार्लियामेंट्री फंक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी फंक्शन इस मामले को डील करने से उतना सशक्त नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे मेरा काम है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई पुराना प्रोविजंस है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैग चीज़ें लिखी गई हैं, उतना स्पष्ट नहीं लिखी गई हैं, उसको फिर से डिफाइन करने का जब मनोबत आ जाता है तो वो कंप्लीट जस्टिस की तरफ आता है। और यहाँ पे आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको क्या बोलते हैं? ये चीज़ जो मैं अभी बताया ना, कि संविधान को या फिर कोई डील नहीं कर पा रहा है, संविधान को नया परिभाषा देना है कोई आर्टिकल को किसी माध्यम से, तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। याद रखेगा इस चीज़ को, जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म कब जुडिशियल ओवर रीच हो जाए, हाँ ये भी याद आ गया, जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं इसको। जुडिशियल एक्टिविज्म कब, जुडिशियल ओवर रीच जब बन जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, तो वो गलत होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। जुडिशियल एक्टिविज्म सही चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है संविधान के दायरे में रह के किया जाता है। बस उस आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया जाता है, लोगों के सही, लोगों को कल्याण के लिए या फिर सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक, या फिर बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा मामला जहाँ की मामला फंसे नहीं और मतलब स्मूथ तरीके से हर कुछ हल हो जाए, उसके लिए किया जाता है। लेकिन जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्शन मोड में आ जाती है, अपना रुद्र रूप दिखता है सुप्रीम कोर्ट, और कोई मामला में ऐसा डिसीजन दे देता है कि थोड़ा सा बाइस्ड दिखता है किसी मामले में, तो उसको जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं। जैसे कि हालांकि जब ये चीज़ हुआ था, तो एनजैक को जब ये सस्पेंड किए थे, एनजैक को ये सस्पेंड किए थे किस मामले में किए थे, कि ये जुडिशरी पे एक तरह से प्रतिबंध लगाने का कोशिश था, ये बोल के उसने ये चीज़ को ख़त्म किया था। तो इसको जुडिशियल ओवर रीच, बहुत नेता ने बोला कि ये जुडिशियल ओवर रीच का मामला है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री था और एक कैबिनेट मिनिस्टर था, दोनों एक ही होता है। इधर इधर जो है, अगर ऑपोजिशन पार्टी या फिर और कोई एक और था, उसका मैंने पूरा आपको नहीं बताया, लेकिन वहाँ पे जो है ना कुछ और था, जो उसका कोई इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मैं पूरा सही से नहीं बताया, मुझे पता है। वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज में कोई और भी था, 4 मेंबर तो नहीं था, 5 या 5 मेंबर शायद थे। तो आप देख लीजिएगा इसका इलेक्टोरल कॉलेज में 2014 का जो वो था एनजेक वाला, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सब था। ठीक, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच मैंने बता दिया, तो कंप्लीट जस्टिस मैंने बताया वो देने के लिए करता है। और यहाँ पे क्या है, इसी का मामला जो था एक बार जगदीप धनखड़ जी उठा रहे थे, कि ये जो है, हाँ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के मामले में ये बात करते थे उस टाइम। 136 तक हो गया, 137 कर लेते हैं। 137 क्या होता है? 137 होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू है, ये छोटा भाई है, किसका छोटा भाई है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक छोटा भाई है, समझ सकते हैं। कैसे छोटा भाई है? जुडिशियल रिव्यू ये चीज़ होता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, अच्छा भाई तुम ये फैसला लिए हो, या फिर कोई अपील कर देगा, पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया, अच्छा देखो इधर लाओ, तो उसने क्या करेगा, जो चीज़ लिखी हुई है कानून में, आर्टिकल में, उसके अनुसार वो फैसला देगा, देख भाई तुम जो कानून बनाया ये गलत है, और हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, ठीक। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में कोई आर्टिकल को वो संशोधित करके खुद डिफाइन करेगा, कि आर्टिकल का कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है। जैसे कि तुम सुनते होगे कोई वकील कोमा पे लड़ाई करता है, इस पे लड़ाई करता है कि इसका क्या मतलब था, संविधान सभा जो बना था, जो लिख रहा था। तो उन सब बातों को फिर से डिफाइन किया जाता है, याद रखिएगा। 137, 38 हो गया। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? 140, 140, 141, 142। अरे यार हम क्या बता दिए, कंप्लीट जस्टिस 142 में था ना। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर मुझसे बड़ा भूल हो गया है तो मुझे एक मिनट, एक मिनट। यार मुझे अच्छा सुना के जाएगा कोई,
जो देख लिया होगा पहले वीडियो या फिर यहाँ तक नहीं देखेगा, माफ़ कीजिएगा, वो अपीलीय क्षेत्र आयकर था यहाँ पे। यहीं पे मैं सही कर देता हूँ। कंप्लीट जस्टिस ये नहीं है भाई, ये है अपीलीय क्षेत्र है, ये अपीलिएट वाला है, ये 3 4 5 जो है तो अपीलिएट वाला है। कंप्लीट जस्टिस का मैं जो भी बात बताया आपको, वो आर्टिकल नंबर 142 का था। यहाँ पर था कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जैसे इसको लागू करने के लिए खुद का वो डिग्री दे सकता है, और ये खुद का अनाउंसमेंट कुछ कर सकता है, डिग्री लागू कर सकता है, नोटिफिकेशन ये सब ला सकता है। 140 में यहाँ पे है, 130 में सीट था और यहाँ 140 में है। एंसिलरी पावर है, एंसिलरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये याद रखिएगा। और 141 में है कि ये जो है एक बाइंडिंग होता है, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का दूसरे कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, तो बाइंडिंग डिसीजन है। बैंडिंग डिसीजन कैसे बैंडिंग है याद रखिएगा, कि ऐसे करके याद रखना है, 1 4 1, एक वाला ये जो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जितना भी कोर्ट आएगा, अभी तो हाल फिलहाल 25 है, हो सकता है किसी दिन 41 हो जाए, 42 हो जाए, तो ये जितना भी बात बाकी आएगा ना उसको बाइंडिंग करेगा अपने आप में। 142, 143 और 137 में आपको नहीं बताया, हमको पता है। 143 क्या है, कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कैसे लेगा, कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेता है। बहुत मच्छर लग रहा है यार, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो हम कहाँ थे, हम थे आर्टिकल 143 में। प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेता है सुप्रीम कोर्ट से, किस मामले में लेता है, देखिए किस मामले में वो कंसल्टेशन दे सकता है। एक तो वो दे सकता है जो करंट इशू में कुछ अगर चल रहा है, संवैधानिक रिलेटेड कुछ मामला है वो फंसा हुआ है, तो वो इस मामले में देता है। हालांकि हाल हाल ही में जैसे कि आर एन रवि का केस था तमिलनाडु वाला, गवर्नर जो है वो बिल को जो है सेंड देता ही नहीं था, सारा रिजर्व रखता था। तो इस मामले में गया था सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तमिलनाडु के सीएम को ये बता दिया, मतलब खुद ही वो सारे बिल को पेंडिंग जो था उसको सेंड दे दिया और बोल दिया वहाँ पे राज्यपाल का काम ही खा गया उसने। तो फिर ना प्रेसिडेंट क्वेश्चन पूछा था क्या ऐसा हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब दिए थे, और फिर बाद में ना उस चीज़ को थी भी ले लिया था। फिर बाद में उसको स्ट्रक डाउन कर लिया और फिर अपना डिसीजन हटा लिया था। तो इसमें क्या समझे आप कि जो है कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है, और मतलब सजेशन दे सकता है, कुछ में नहीं भी दे सकता है, ऐसा भी था। कुछ क्वेश्चन लगभग 11 12 पूछा था, तो 8 या 7 क्वेश्चन का जवाब उसने दिया था। तो और क्या था, और था इसमें कि हाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कुछ चीज़ें हो रही है कोई एक्ट्स के मामले में, तो वो मामला इसमें उसका जवाब नहीं देता ये। 143 137 में क्या है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का बात आता है। जुडिशियल रिव्यू, हाँ ये तो बता दिए थे ना, जुडिशियल रिव्यू अब हो गया, 143 तक चले गए, 144 45 खत्म हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई, मजे ले रहे हो कंट्रोवर्सी का। हालांकि जब से ये घटना हुई है, तब से मजे की कोई बात तो रही नहीं है, दुखों ही दुखों का पहाड़ है। चलिए, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है, हम ये सब तो बता दिए थे, अच्छा पिछला वीडियो में बताए थे। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935 का, और हाई कोर्ट जो है 2000 सॉरी 214 से लेकर 231 के बीच में इसका सारा फंक्शंस आते हैं। तो वन हाई कोर्ट जो है अदर हाई कोर्ट के लिए, मतलब अदर राज्य के लिए काम कर सकता है, जब बताए थे आपको, इसी वीडियो में ये बताया, हमको याद है, अब नहीं ठग हो गया। सेंट्रल एंड स्टेट न्यूज, ये है इनॉग्रेटेड करता है, ये इनॉग्रेटेड कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का 28 जनवरी 19, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट अपना फंक्शन चालू कर दिए थे। रिप्लेस किया था इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज टेरिटोरियल। एक मेरा दोस्त बात कर रहा है लड़की की आवाज में किसी, हाँ अब ना आया। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है को टर्मिनस विद द, चलो आगे देखते हैं। कंपोजिशन कैसा है, ये भी कंपोजिशन अब बदल चुका है, 34 था पहले, अब हट चुका है, ये 37 प्लस कुछ आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ये है, ये 19 के अनुसार था ये। और ये स्ट्रेंथ नॉट फिक्स्ड, यहाँ का फिक्स्ड स्ट्रेंथ नहीं है, प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन है कि ये अपने मामले में जितना चाहे वो हाई कोर्ट में जज बैठा सकता है।
अपॉइंटमेंट का बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 में इसका दिया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में। और यहाँ जो है सीजीआई के अपॉइंटमेंट का अगर बात करें तो कौन सीजीआई बनेगा, जज का दिया है वहाँ। लेकिन सीजीआई जो है वो 1950 से 73 तक था, ये ताकि मस्ट सीनियर जज जो होगा, जो सबसे मोस्ट मोस्ट सीनियर होगा, वही बनेगा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो है सेकंड जज केस में अगर इसका ब्रीच हो गया था 1977 में, कोई दूसरा बन गया था, तो फिर 77 और 73 में फिर उसने क्या किया, सेकंड जज केस 1993 में इस चीज़ को डिफाइन ही कर दिया कि जो सबसे सीनियर मस्ट जज होगा वो सीजीआई बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। सीजीआई का अपॉइंटमेंट का अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट के जज से। सीजीआई अपॉइंटमेंट जब होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से और खुद हाई कोर्ट के जज से। अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आर्टिकल 217 में इन लोग का अपॉइंटमेंट दिया गया है। 217 याद रखिएगा, 217 हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट है। चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करेगा कि ये एक्शन कंसल्ट देगा कि सीजीआई एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये दोनों को कि इसको बनाओ जज। एंड अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द हाई कोर्ट। एंड और क्या है, और है यहाँ की कॉमन हाई कोर्ट। द प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है गवर्नर को फॉर ऑल कंसर्न स्टेट्स। थर्ड जज केस में कहता है फॉर हाई कोर्ट जज द सीजीआई मस्ट कंसल्ट विद द कॉलेज ऑफ द टू मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट ये जज के। ये बता दिया था आपको कॉलेजियम का। और क्वालिफिकेशन ऑफ द जज अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन याद रखिएगा, ये एससी का है, ये ये एचसी का, ये एससी का है। मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों में होना ही चाहिए। और यहाँ जुडिशियल एक्सपेंडिचर करा कि यहाँ 5 साल तक आप एडवोकेट रहो, मस्ट सर्व एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जज रहे हो, एडवोकेट नहीं, जज रहे हो, जज समझ रहे हो, कोई हाई कोर्ट का जज 5 साल, या अगर जज नहीं हो तो 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो आप कोई हाई कोर्ट का। ये दोनों इसका है, ये तीनों याद रखिएगा। और फिर क्या है, एक और है डिस्क्रिशनरी या डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट है। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आप जो है अच्छे डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट हैं, मतलब कि अच्छे वकील मतलब कि न्यायवक्ता हैं, तो आपको डायरेक्ट, बाकी छोड़ो ये सब चीज़ें, ये डायरेक्ट इस मामले से आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है, मस्ट हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस। आप 10 साल के लिए कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किए हों, और या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर जो यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट का। और एज रिक्वायरमेंट यहाँ कम एज कोई नहीं होता है, मैक्सिमम एज होता है। यहाँ पे होता है 65 साल और यहाँ पे होता है 62 साल मैक्सिमम। ओथ एंड अफर्मेशन अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट दिलाता है ओथ, और अपॉइंट रिप्रेजेंट करता है टैक्स एंड ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, और अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव करता है टैक्स एंड ओथ। और ये हाई कोर्ट क्या करता है, टैक्स एंड ओथ बिफोर द गवर्नर। लेकिन अपॉइंट इसको कौन करता है, अपॉइंट याद करिए प्रेसिडेंट करता है, ओथ कौन लगाता है, गवर्नर लगाता है। आर्टिकल 219 में ये चीज़ दिया गया है इसका ओथ या टैक्स का। एक बात याद रखोगे, नो जिसके अंतिम में आता है ना, अक्सर जो है उसके ओथ के बारे में बात होती है। जैसे जैसे कि 60, तो ओथ है यहाँ किसका, प्रेसिडेंट का। ये बोला नो नहीं है, बाकी छोड़ दीजिए। 79 किसका ओथ है, यहाँ पे ओथ है, यहाँ पे होता है यहाँ पे एमपी जो एमएलए का नहीं, यहाँ पे जो है जो 4 मेंबर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर, उसका जो ओथ है, ओथ उसका ओथ कहाँ पे, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का ओथ है, ये तो ये बता दिए। हम बात कर रहे हैं 99 का, वहाँ का बात कर रहे हैं, वहाँ पे किसका ओथ है, 4 जो होते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये है। और फिर अगर हम बात करें और किसका ओथ है, लास्ट में 9 रहता है, तो एक और है जैसे कि, हाँ 159, यहाँ पे ओथ शायद इसका है गवर्नर का, देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे तो देख लिए 209 नौ जो थी में, ये किसका ओथ है, ये ओथ है हाई कोर्ट के जजेज का। ठीक, ये 62 65 तो बता दिया हम आपको। प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, और रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, रिजाइन प्रेसिडेंट को ही देगा, जो अपॉइंट किया उसी को रिजाइन देगा। ये प्रेसिडेंट ही रिपॉइंट करता है दोनों को, वो तो हालांकि यहाँ गवर्नर दिलाता है। रिमूवल रिकमेंडेशन बाय द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव सिमिलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। फिर देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस का बात कर रहे हैं। एक्टिंग यहाँ पे कितना आता है, 126 आर्टिकल में आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। और प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कर सकता है एक जज, जज ऑफ द
जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस सीजीआई मस्ट, सीजीआई जो है ऑफिस इज वैकेंट, यदि सीजीआई का ऑफिस वैकेंट हो, टेम्प्रोरी वैकेंट हो, तो ये एक्टिंग जज हम बताए थे, तभी बार बार बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, यहाँ भी हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट ये कर सकता है आर्टिकल 223 के तहत, याद रखिएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 223, यहाँ पे 126 3 घटा दीजिए, 223 में आ जाएगा। रिटायर्ड जज का मामला यहाँ पर 128 में आएगा। रिटायर्ड जज जो है आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड ऑफ सुप्रीम जज, सुप्रीम और ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज टेम्पोरली। ये मामला एक्टिंग जज का है, यहाँ का नहीं है। तो एक्टिंग जज के मामले में कह रहा है कि जज के रूप में वो काम करे थोड़े दिन के लिए, और ये जो है ये एक्टिंग जज ही हुआ। रिटायर्ड जज का भी आ सकता है। तो रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड द इंडिविजुअल होल्ड ऑल जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट डीम टू ए जज। फिर इसमें आता है चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज टू एक्ट एज एन हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के रूप में, देखिए यहाँ भी जज के रूप में कोर्ट रहा था, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रिटायर्ड टू एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज, सीजीआई नहीं, यहाँ भी जज बना रहा था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ भी जज कह रहा है बनने के लिए। आर्टिकल ये आ रहा है, ये आर्टिकल जो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं है, 127 में इसको रखेंगे हम, एडहॉक जज बोलेंगे इसको। और ये भी जो है 124 का ए में आएगा। 124 123 में आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्टिंग जज आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है 124 का ए में एडहॉक जज आएगा। रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इंडिविजुअल्स आएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या था, अपॉइंटमेंट होता है। जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी, तो ये आप पहले से 3 बार पढ़ चुके हैं, हटाइए इसको। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का बात करें तो जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा प्रोसीजर है उसके अनुसार निकाला जाएगा। और ये फिर सर्विस कंडीशन जो बोल रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी इसको पैसे मिलेंगे, एग्जाम्प्ट इसका कट नहीं होगा। एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल कांट बी अल्टर्ड पोस्ट अपॉइंटमेंट, मतलब सर्विस कंडीशन इसका जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के इसके सर्विस में कोई कट नहीं कर दिया जाएगा, ये कह रहा है। एक्सपेंसेस जो है इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पोस्ट रिटायरमेंट अगर बात करें तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ एनी कोर्ट, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एससी हैज द पावर टू पनिश, तो आर्टिकल 129 हम बताए थे। जुरिस्डिक्शन जो है कैन बी कर्टेल्ड बट कैन बी एक्सटेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट, इसको जो जुरिस्डिक्शन है इसका वो पार्लियामेंट के द्वारा कर्टेल नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन बट कैन बी एक्सटेंडेड, वो इसका जो जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है लेकिन कट नहीं कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, जुडिशरी जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आपको पता है आर्टिकल नंबर 50 में है। और दस हेल्प द सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी एंड राइट ऑफ द पीपल ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर अपॉइंटमेंट का बाद आता है इसमें, इसका अपॉइंटमेंट किस में होता है आपको बताए थे कि इसका अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर इसमें दिया गया क्या, देखते हैं। अपॉइंटमेंट इसका कैसे होता है, सेम जैसे कि जज कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। फिर आता है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर्स, इसका जो है जज कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा। सर्विस कंडीशन वही है सेम, फाइनेंशियल इमरजेंसी छोड़ के। एक्सपेंस में कोई कट नहीं किया जाएगा, चार्ज ऑन एक्सपेंस में स्टेट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आएगा इसको। और पेंशन फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आएगा। पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस अगर बोले, कैन प्रैक्टिस इन द एससी एंड द एससी, कैन प्रैक्टिस इन हाई सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज रिटायर होता है तो वहीं कहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात करें, एससी कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड जुरिस्डिक्शन का बात करें तो कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जुरिस्डिक्शन इसका अल्टर्ड किया जा सकता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये वही आर्टिकल 50 में ही दिया गया था, जुडिशरी कैसे अलग है। जुडिशरी एंड द पावर, जुरिस्डिक्शन एंड द पावर दिया गया। एससी हैज एक्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन है इसके पास, ये अपना जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है। हाई कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द guarantor of the fundamental right of the citizen
एंड इट एक्ट्स एज बोथ द फेडरल कोर्ट एंड द फाइनल अपीलिएट कोर्ट। फेडरल कोर्ट और फाइनल अपीलिएट कोर्ट के रूप में काम करता है। डिस्क्राइब्ड एज हैविंग मोर पावर्स देन द एनी अदर सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे आता है गवर्न बाय, दुनिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट है सबसे ज़्यादा पावर जो है ये कोर्ट को मिला हुआ है। गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और यहाँ पे हाई कोर्ट का बोल रहा है लेटर पेटेंट एंड वेरियस एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लॉ एंड क्रिमिनल एंड द सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स। फिर यहाँ था रीट पोजिशन। रीट आपको पता है यहाँ पे 32 आर्टिकल, यहाँ पे 226 आर्टिकल के तहत जारी होता है। रीट जो होता है हैबियस कॉर्पस, 4-5 तरह का रीट होता है। जैसे हैबियस कॉर्पस तुरंत 24 घंटे के अंदर कोई बॉडी को सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट के सामने जमा करना हो, मतलब कि लाना होता है। अगर पुलिस आपको गलत तरीके से पकड़ पकड़ के ले गया है तो आप हैबियस कॉर्पस लग जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर उसको जो है रखा जाता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, कोर्ट में अंदर लाया जाता है। मैंडामस कहता है कि इसमें हिंदी होता है इसका परम आदेश, मतलब मैंडामस जारी करता है ये सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन, कोई चीज़ केस में, कोई केस में रोक लगाना है तो ये प्रोहिबिशन होता है। और क्वावेरेंटो है। क्वावेरेंटो मतलब ये होता है कि क्वावेरेंटो और सरसरी ये दोनों जो है ना कोर्ट खुद के नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट पे लगाता है। सरसरी का मतलब ये होता है कोई कोर्ट जब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कोई फैसला दे रहा है तो उसको वो फैसला को क्वेश्चन करेगा और बोलेगा कि वो फैसला तुरंत मेरे पास लाओ। फिर यहाँ पे अगर क्वावेरेंटो में भी वही होता है कि कोई कोर्ट जो है कोर्ट के फैसले पे रोक लगाता है, स्टे लगाता है फिर नीचे वाले कोर्ट को, और वो फैसला को खुद के पास बुलाता है। तो यहाँ पे है ये देखिए इसका जुरिस्डिक्शन जो है ये ज़्यादा वाइड है किसका, हाई कोर्ट का, ये रीट के मामले में। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट जब सस्पेंड होता है या फिर इस पे कोई मामला है तभी ये लागू करता है ये अमेंडमस, या फिर कह सकते हैं ये प्रोविजंस इसके लिए आता है। लेकिन ये जो है लीगल राइट के लिए भी रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। ये मतलब हाई कोर्ट वाइडर जुरिडिक्शन इसका हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए लाता है। और बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैन बी अप्लाइज कंकरेंट विद द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन करता है। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं 129 में, आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ये हाई कोर्ट का मामला है, और ये 215 के तहत लाता है। कैसे होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या होता है, जजमेंट प्रोसीडिंग्स जो भी है वो रिकॉर्डेड किया जाता है परपेचुअल मेमोरी में, एंड लीगल प्रोसीजन में ये काम आता है, प्रेसिडेंट में काम आता है। दिस रिकॉर्ड्स हैव द एविडेंटली वैल्यू, होता है ये एक तरह से एविडेंट वैल्यू है, कांट बी क्वेश्चन बाय एनी अदर कोर्ट। और जजमेंट एंड प्रोसीडिंग्स का बात करें, आर रिकॉर्डेड फॉर द एविडेंटली वैल्यू एंड कांट बी क्वेश्चन इन आर्टिकल 215। और ये फिर पनिश ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा हम पढ़ाए थे ये मामला। तो आप थोड़ा सा 2 सेकंड बर्दाश्त कीजिएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देख लेते हैं, नीचे दिया ही गया है, क्या दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। देखिए गवर्न बाय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कब हुआ था, 1971 में आया था, जिसमें क्या किया था, जिसमें किया गया था, एक्सप्रेशन किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कमेटी के द्वारा आया था, एन सान्याल कमेटी बोलते हैं, उसके द्वारा इस चीज़ को लाया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है, और फिर ये सब मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। इनोसेंट पब्लिकेशन, फेयर रिपोर्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग रिपोर्ट, ये सब मामला उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। और जो है पेनल्टी अगर लगता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में 6 मंथ या फिर 2,000 रुपया फाइन दे के आप जा सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंटेम्प्ट मस्ट बी इनिशिएट विद इन द 1 आवर ऑफ द एलिज्ड कंटेम्प्ट एक्ट
डज नॉट अप्लाई टू न्याय पंचायत एंड सिमिलर विलेज करी। अब सैलरी और का बात कर लेते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट 125 में इसकी सैलरी की बात कर रही गई है। डिक्लेरेशन बोलते हैं सैलरी फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट कांट बी रिड्यूस्ड इन पोस्ट अपॉइंटमेंट। और यहाँ कह रहा है कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 अगर लगा है तो ही इसमें चेंजेस आया जाएगा। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो होता है रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट राउंड सैलरी एंड पेंशन। लास्ट में जितना मिल रहा था उसका 50% मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट सैलरी जो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है 125वां आर्टिकल के तहत, और हाई कोर्ट को मिलता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पेंशन, इसको चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 221 के तहत मिलता है। ठीक, देखिए इसको सैलरी कौन देता है, अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट का जो होता है वो सैलरी देता है कौन, स्टेट देता है। पेंशन देता है इसको सेंटर देता है, याद रखिएगा। पेंशन 221 के तहत, और सैलरी सैलरी जो है इसको देता है स्टेट देता है। रिमूवल ऑफ जज का अगर पढ़े तो ये ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है इसका, ये अगर मिसबिहेव करे या इनकेपेसिटी हो, जैसे कि संविधान के मामले में पकड़ कमजोर हो, तो वो जो है रिमूव किया जा सकता है इसको। जैसे कि प्रोसीजर क्या है, गवर्न बाय द, इसको चालू किया जाएगा एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कैसे हटाना है। पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन रिक्वायर्स इसमें होता है, पार्लियामेंट्री का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। पार्लियामेंट का रिकमेंड किस रूप में होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में। इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट के लिए जो है नो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज हैव बीन इम्पीच्ड, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 19, अभी आप समझिए जस्टिस वर्मा जी का केस पेंडिंग ही है भाई, वो रिटायर हो गया, केस तब तक चल ही रहा है, फालतू आदमी क्या ही यार है। एक सिंबॉलिक तो हो जाता है कि भाई तुमने करप्शन किया, तुम्हें जो सस्पेंड किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो रिटायर हुआ अपना टाइम से और पेंशन भी ले रहा है मस्त होके। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, रिमूवल मोशन जो देखते हैं मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स। अगर इसको हटाना है जैसे कि 68 में दिया गया है, कैसे हटाना है ये दिया गया है, 100 मेंबर का साइन होना चाहिए लोकसभा का और 50 राज्यसभा का। स्पीकर या चेयरमैन जो है इस चीज़ को बिल को रिजेक्ट करेगा या फिर एडमिट करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो उसके डिसीजन जाता है, तो एडमिट करे या रिजेक्ट करे। अगर ऐसा हो जाता है तो 3 मेंबर का कमेटी बना देगा कि बोलेगा सही लगा इस पे चार्जेस या नहीं लगाया। अगर सही है तो जो है स्पेशल मेजोरिटी से जो है दोनों हाउस इस चीज़ को पास करके उसको जो है रिमूव कर देगा प्रेसिडेंट। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल नंबर 132, 33, 34 बताया था आपको, 35 तक था। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन 3 में था सिविल मामला, 33 में, 34 में था क्रिमिनल मामला था, 32 में है सुप्रीम कोर्ट में अपील टू स्पेशल लीव था यहाँ पे, है ना, स्पेशल लीव ही था ना। कोर्ट अलाउड अगेंस्ट हाई कोर्ट जजमेंट एंड इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल, 136 में स्पेशल लीव है, 135 बोल रहा हूँ, जुरिस्डिक्शन बार बार गलती हो जाती है। 136 में स्पेशल लीव है। हाई कोर्ट के बारे में बोलते हैं, हाई कोर्ट द वाइडर अपीलिएट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट से। फिर आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 का बात करेंगे। स्टेट एंड द सेंटर होता है जब विवाद दोनों के बीच हो, सेंटर स्टेट या दूसरा स्टेट से, सेंटर या फिर अनदर स्टेट के बीच हो, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन आर जनरली अवॉइडेड किया जाता है यहाँ पे। पॉलिटिकल क्वेश्चन पे यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं मिलता। डिस्प्यूटेड मस्ट इन्वॉल्व ए लीगल राइट, लीगल राइट में अगर है दोनों मामला तो है। प्राइवेट सिटीजन कांट बी ब्रिंग अगेंस्ट दस, प्राइवेट अगर मेंबर के कोई खिलाफ है सिटीजन के, तो ये मामला है इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक्सक्लूसन ये सब मामला में नहीं। जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट है कोई, उस पर विवाद छिड़ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, आर्टिकल 172 याद होगा आपको, तो ये सब मामले में नहीं था। फाइनेंशियल कमिटी द्वारा ये सब सॉल्व किया जाता है। आर्टिकल में थोड़ा सस्पेंशन रहता है, आप इसको काट ही दो। 72 था कि 73 था, याद 73 में तो एक तो है वो इंटर स्टेट काउंसिल, और 273, 173, इसलिए बोलते हैं रिवाइज जरूरी है, चलेगा ना दिमाग से। पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कमर्शियल डिस्प्यूट, अब बताओगे इंटर स्टेट काउंसिल किस में है, और वाटर डिस्प्यूट इससे एक जस्ट आर्टिकल पीछे है उससे, वाटर डिस्प्यूट जो सॉल्व करने के लिए कमेटी बनती है वो किस में है।
तो फर्स्ट सूट क्या है, पहला सूट जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर का। और हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का अगर बात करें तो इसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स आता है फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, रेवेन्यू मैटर्स आते हैं, और एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और फिर यहाँ आता है, ये सब मामला आता है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस सब चीज को। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कंसल्टेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों आता है। फिर देखते हैं एडिशनल प्रोविजन, जैसे कि यहाँ पे आता है एडहॉक जज देते हैं। एडहॉक जज आपको बताया था 127 के अंदर आता है। सीजीआई अपॉइंट करता है एक एडहॉक जज को। एक्टिंग जज को कौन अपॉइंट करता है? एक्टिंग जज को प्रेसिडेंट करता है। सीजीआई यहाँ अपॉइंट करता है एडहॉक जज को, एक हाई कोर्ट के जज को। एंड एडहॉक जज व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम, नहीं मीट हो रहा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड, लेकिन प्रेसिडेंट से ये कंसेंट लेते हैं। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द क्वेश्चन। जुरिस्डिक्शन इसका क्या है? ये जो है एडहॉक जज वो पोजेस करता है सेम पावर एज द सुप्रीम कोर्ट का जज, जितना पावर होता है उतना ये पोजेस कर सकता है। क्वालिफिकेशन मस्ट बी क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उतना तो क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं, 130 में दिया गया है। लोकेशन अभी तो दिल्ली है, लेकिन ये चेंज कर सकता है सीजीआई। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट अगर बात करें तो रूल मेकिंग है, बेंच कंपोजिशन करता है, जजमेंट डिलीवरी करता है, तीन चीज़ें तो मेन है। जैसे कि रूल बनाता है, कैसे बनाता है? सुप्रीम कोर्ट जो है विथ प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के साथ कैन रेगुलेट इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। खुद का प्रैक्टिस, खुद को कैसे चलाना है सुप्रीम कोर्ट को, ये चीज़ को रेगुलेट खुद ही करता है वो। जैसे बेंच कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और द प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस आर डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ एट लिस्ट 5 जजेस। लगभग पाँच, कम से 5 जज तो नहीं होना चाहिए, 5 जज से कम नहीं होना चाहिए, 5 जज या उससे ऊपर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाता है कोई मैटर के लिए, और ये फिर डिसीजन देता है। और फिर क्या करता है? जजमेंट डिलीवर करता है। मेजोरिटी वोटिंग इज रिक्वायर्ड विद द, जिसका मेजोरिटी है वो जज का, वो बेंच का, तो उधर जस्टिस जाएगा। फिर आता है अपील बाय स्पेशल लीव, 136, जब ये आपका 32 हम पकड़ रहे थे, 136 में स्पेशल लीव। ठीक, यहाँ क्या है? स्पेशल लीव क्या था? ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और द ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी किसी भी मामले में अगर आप नाखुश हैं जजमेंट से, सुप्रीम हाई कोर्ट का मामला है या कोई ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, तो आप सीधे सीधे कुछ ऐसा मामला जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो या फिर संविधान के कुछ खास प्रोविजन से जुड़ा हो और उस पर आपको गलत फैसला लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक स्पेशल लीव देगा कि आप मेरे पास सीधा आइए अपील के द्वारा। एक स्पेशल छूट है इसमें। हजारों का हजारों यहाँ पे पीआई लाइट डाला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये सब में, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ ही को मामला में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि हम देखेंगे ये मामला। की फीचर्स है कि ये डिस्क्रिशनरी नॉट ए राइट, कोई राइट नहीं है, एक डिस्क्रिशनरी फंक्शन जैसा कुछ हो तब हम देखेंगे। और अपीलेट टू फाइनल और द इंटरलोकेटरी जजमेंट होना चाहिए इसमें। और कवर्स करता है इसमें वेरियस मैटर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, ये क्रिमिनल मामला। और यूज्ड स्पार्गली इन द एक्सेप्शनल केस में ये सब यूज किया जाता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अगर बोलते हैं तो 143 में है। कैसे, क्या है इसमें? प्रेसिडेंट ये जो मांग करता है एक और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कि एडवाइस दो हमको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज जी। क्वेश्चन अगर उस चीज़ का मामला, क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई क्वेश्चन हो, फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन हो, डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, ये सब मामला हो तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट स्टैंड से ये सब मामला इसमें जो है आते हैं। ठीक, नोट में करना है कि सुप्रीम कोर्ट में नॉट डिसीजन आप अपना वो फैसला दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या फिर सुझाव बोलो, और ये बाइंडिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन। अच्छा देखो, यहाँ दो चीज़ समझाया गया, हम ए दिया गया, बी दिया गया। पहला मामला है इन केस ऑफ लॉ के मामले में फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये मामला है। लॉ के मामले में कोई क्वेश्चन पूछा है या पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट के बारे में या